हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सिचुएशन आफ्टर नेहरू। ठीक है, तो इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विवेक सिंह सर की बुक से इकोनॉमी कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन आफ्टर नेहरू। तो टाइमलाइन बेसिकली हम कब से कब तक देखेंगे, 1965 से 1991 के बीच में क्या हुआ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1965 से 66 में देखने के लिए मिला कि 2 कंजिक्यूटिव हमें मॉनसून फेलियर्स देखने के लिए मिला। 2 बार मॉनसून फेलियर यहाँ पे 2 सालों में देखने के लिए मिला। ठीक है, और एग्रीकल्चर में काफ़ी स्टैग्नेशन देखने के लिए मिला, क्योंकि मॉनसून फेलियर हो गया, जो कि इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन देखने के लिए मिला, फेमाइन लाइक कंडीशंस देखने के लिए मिला। ठीक है, तो इससे हमें क्या ज़रूरत पड़ने लगी कि फूड इंपोर्ट जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर देखें तो इस टाइम पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओवरऑल महंगाई जो है कितना, लगभग 12% हो गया था। ठीक है, फूड प्राइसेस जो है नियरली 20% तक हाई चला गया था। तो इससे जो है कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशन हो रहा था। देन एक और इशू क्या देखने के लिए मिल रहा था, डिफेंस बर्डन, क्योंकि 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ और 1965 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो इस वजह से इंडिया के ऊपर डिफेंस बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ चुका था। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो है फिजिकल डेफिसिट कितना पहुंच गया था, 7.3% ऑफ द जीडीपी। ये बहुत ज़्यादा हाई होके 7.3% तक पहुंच गया था। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी उस टाइम पे देखने के लिए मिला। मतलब क्या था कि हमारे पास बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बच गया था, जिससे कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते थे बाहर से। तो ओनली अगर हम देखें तो $340 बिलियन उस टाइम पे बचा था, जो कि कितने जो है टाइम तक चल सकता था, सिर्फ 2 महीने तक जो है चल सकता था। 2 महीने तक हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी बहुत बुरा सिचुएशन हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना ख़राब सिचुएशन था कि हमें यूएस से जो है हेल्प लेना पड़ रहा था। तो PL 480 के तहत जो है वहाँ से फूड आ रहा था। ठीक है, वहाँ से जो वीट है मंगाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि हम अपना जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। खाने का भी के लिए भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम थी, लाले पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और जब इंडिया बहुत अपने वल्नरेबल सिचुएशन में था, तो US जो अपना एड पहुँचा रहा था इंडिया को PL 480 के तहत, तो वो भी उसको सस्पेंड कर दिया गया 1965 के वॉर के बाद। तो फूड स्कैरसिटी जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा था वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक्सटर्नल डिपेंडेंस था, हमारे पास खुद का फूड सिक्योरिटी प्रॉपरली नहीं था। तो इसके वजह से हम क्या थे, US पे डिपेंडेंट थे, और US उस टाइम पे जो है सस्पेंड कर दिए अपने एड को, तो फिर एड को, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, और अगर देखें तो और फिर नेक्स्ट क्या देखने के लिए मिला कि एक्सटर्नल प्रेशर था, तो जिसकी वजह से कुछ इनिशियल रिफॉर्म्स करना पड़ा मिड 1960s में। ठीक है, US से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से प्रेशर आ रहा था कि आप ट्रेड लिबरलाइज करो। इस तरीके से जो पॉलिसी थी कि कुछ इंपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट नहीं करना, तो इस तरीके का बंद पॉलिसी को ख़त्म करो, ट्रेड को लिबरलाइज करो। तो और डेलिबरेटली उस टाइम पे तब क्या किया गया, रुपी को के वैल्यू को घटाया गया, डीवैल्यूएशन किया गया। ठीक है, और न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी उस टाइम पे लाया गया। देन अब देखते हैं कि पॉलिसी कुछ जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिया गया। इस टाइम पे भी रुपी को डीवैल्यूएट किया गया लगभग 36%। ठीक है, तो रुपी को डीवैल्यू रुपी का क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस देखा जा सके। ठीक है, और एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हो सके। तो पार्शियल ट्रेड और इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और नया एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव भी लिया गया डोमेस्टिकली। तो अब हम देखते हैं कि इमीडिएट आउटकम क्या हुआ और परसेप्शन क्या था। तो नेगेटिव इकोनॉमिक सेटिंग। ठीक है, हमें इनिशियली क्या देखने के लिए मिला यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन जो है अभी भी था। ठीक है, इंडस्ट्री फास्ट पेस पे नहीं चल रहा था, काफ़ी स्लो था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है, इससे पहले तो एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब एक्सपोर्ट बढ़ाना जो चाह रहे थे ये भी फेल्ड हमें दिख रहा था। बार बार ड्रॉट इस टाइम पे देखने के लिए मिला, और इसके वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गया। तो रिज़ल्ट क्या आया,
तो रिजल्ट हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो भी रिफॉर्म किया गया था उस रिफॉर्म्स को ब्लेम किया गया इस क्राइसिस के लिए, ठीक है। कंडेम्ड बिफोर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कुड अपीयर, ठीक है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजेंटमेंट किसके तरफ से देखने के लिए मिला, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के तरफ से प्रेशर देखने के लिए मिला बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से फिर कुछ पॉलिसी रिवर्सल करना पड़ा, ठीक है, और स्टेट का इंटरवेंशन और यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रेड को लिबरलाइज करने की बात की गई थी, फिर से यहाँ पे पॉलिसी रिवर्सल और लेफ्ट टर्न हमें देखने के लिए मिला 1967 के बाद, ठीक है। रिटर्न टू स्टेट कंट्रोल और सोशलिस्ट मेजर की तरफ फिर से आ गए। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के डोमिनेशन को स्ट्रेंथ किया गया और स्टेट अथॉरिटी को बढ़ाया गया, ठीक है। और मेजर अगर हम देखें कि उस टाइम पे क्या बड़े बड़े मेजर्स लिए गए थे, तो 1969 पे जो हमने देखा कि स्टेट का कंट्रोल को दोबारा से फिर से बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इमीडिएट और नेगेटिव कुछ इकोनॉमिक जो है सेटिंग में हमें देखने के लिए मिला कि क्या क्या हो रहा था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमें क्या जो है और ज़्यादा क्या करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन करना पड़ा, ठीक है। तो 1969 में बैंक को नेशनलाइज किया गया, मेजर जो प्राइवेट बैंक था उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। तो 1969 ये कुछ फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स में काम आ सकता है कि 1969 में जो है बैंक को नेशनलाइज किया गया। देन 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, जहाँ पे क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया लार्ज बिजनेस को, हाउसेस को और मोनोपोलीज को। लार्ज बिजनेस हाउसेस और मोनोपोलीज को क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। 1972 में फिर इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। याद रखना ये भी कि 1969 बैंक नेशनलाइजेशन, MRTP एक्ट, 1972 इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, 1973 कोल इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन, ठीक है। 1973 में फिर क्या हुआ, कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। फिर 1973 में ही हमें फेरा एक्ट देखने के लिए मिला। और बेसिकली ये फेरा एक्ट क्या था, तो इसमें स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है किया गया था, ठीक है। तो जो भी फॉरेन कंपनीज़ है अगर वो ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो उनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो एक तरीके से इंडिया जो है एक टफेस्ट डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन कैपिटल के लिए, कि अब अगर जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं अपना जो भी बिजनेस या कुछ सेटिंग लगाने के लिए, उनके ऊपर इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अब इंडिया में फॉरेन कंपनीज़ को आना मुश्किल लगने लग गया, ठीक है। तो अगर हम देखें ईस्ट एशिया में तब क्या चल रहा था, तो उसी टाइम पे जो है साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर, हांगकांग, इन सारे कंट्रीज़ में हमें क्या देखने के लिए मिला, इन्होंने ओपन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और फॉरेन कैपिटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसा रखा, ओपन रखा, एक्सपोर्ट के लिए खुला रखा, ठीक है, और फॉरेन कैपिटल को अपने कंट्री में जो है आने दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ग्लोबल इंटीग्रेशन उन लोगों का हुआ, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फेलिंग फर्म्स। तो जो फर्म जो है हमें फेल करते हुए दिख रहे थे, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ, ठीक है। स्टेट टुक ओवर 6 प्राइवेट कंपनीज। तो उस टाइम पे जो प्राइवेट कंपनीज थी जिनका बुरा हाल था, ठीक है, कंगाल कंपनीज हम जिसको कह सकते हैं, तो उनके ऊपर स्टेट ने जो है कह सकते हैं कि ध्यान दिया या अपने अंडर ले लिया। जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स जो है उस टाइम पे बिल्कुल बुरा हाल हो रहा था, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज का। और जो है जो अब क्यों इन्होंने अपने अंडर ले लिया, ताकि अगर ये बंद ना हो, अगर ये प्राइवेट कंपनी के अंदर रहेगा तो हो सकता है ये बंद हो जाए, तो क्लोजर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बट क्रिएटेड इनएफिशिएंट लॉस मेकिंग PSUs। लेकिन ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, बंद नहीं हुआ, लेकिन जो है लॉस मेकिंग ही रहा, ठीक है, इनएफिशिएंट ही रहा। तो अब जो है फिर 1980s की तरफ क्या हुआ कि ग्रोथ शिफ्ट टू हायर ग्रोथ फेज़। अब 1980s में हायर ग्रोथ फेज़ की तरफ गए, ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ग्लोबल थिंकिंग था और एक ग्लोबल सोच था सारे लोगों में, हर कंट्रीज़ में, अब चेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। अर्ली 1970s में ओपननेस के ऊपर ध्यान दिया गया कि ठीक है, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए, डीरेगुलेशन होना चाहिए और
और मार्केट में रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो फिर पॉलिसी रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला जो है 1980s ऑनवर्ड इंदिरा गांधी के टाइम से, कि अब थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की तरफ सॉफ्ट स्टेंस जो है हुआ कि मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो अब एंटी बिजनेस से प्रो बिजनेस ओरिएंटेशन हो चुका था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या किया गया, पॉलिटिकली अलाइन किया गया प्राइवेट सेक्टर के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि राजीव गांधी के टेन्योर में क्या हुआ। तो राजीव गांधी का एक्सप्लिसिट रिफॉर्म हमें कुछ देखने के लिए मिला 1984 से 89 में। तो इन्होंने क्या किया कि रिलैक्स किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो इतना लाइसेंस रख दिया गया था कि अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो, कुछ खोल रहे हो, तो आपको 10 तरह का लाइसेंस ही चाहिए होता है, तो उसको रिलैक्स किया गया। ठीक है, और जो इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था कि नहीं भाई हम अपना खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे और हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा कम किया गया। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया गया एक्सपोर्ट इंसेंटिव, क्योंकि अब दुनिया के साथ पेस रखने के लिए एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, एक तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, बार बार हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, वो नहीं होगा, और एक्सपोर्ट अब जो है बढ़ेगा तो फायदा होगा इकोनॉमी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीके से लिबरलाइजेशन वाली सोच यहाँ पे आ चुकी थी। लिबरलाइजेशन फुल्ली नहीं आया था, पर ठीक है हम उधर आगे बढ़ रहे थे। तो आउटकम अगर देखें तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिला कि लगभग 5.5% जो है 1980s में देखने के लिए मिला, जो कि अर्लियर कितना चल रहा था, लगभग 3.5% चल रहा था, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। ठीक है, ये टर्म किसने दिया, प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो टर्म है। तो ये इस टाइम पे जो है 3.5% चल रहा था, लेकिन पहली बार 1980s में थोड़ा ग्रोथ हमें 5.5% देखने के लिए मिला। ठीक है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब हम थोड़ा सा फुल लिबरलाइजेशन नहीं, लेकिन लिबरलाइजेशन की तरफ अब हम चल पड़े हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी के एरा के टाइम पे पॉवर्टी डिक्लाइन भी देखने मिला। ठीक है, पॉवर्टी में हमें कमी, गरीबी में कमी देखने के लिए मिला जो इंदिरा गांधी का अर्ली टेन्योर था उसमें। तो मेन रीज़न क्या था कि इस टाइम तक ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आ चुका था, तो यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ फास्टर हो रहा था और रूरल इनकम जो है बढ़ रहा था। ठीक है, इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है मेजोरिटी ऑफ जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहाँ रह रहे थे, रूरल इंडिया में रह रहे थे, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने के लिए मिला, इसीलिए जो है हमारे पॉवर्टी में भी क्या देखने के लिए मिला कि पॉवर्टी अब रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से गरीबी घटा था, ना कि जो है एंटी पॉवर्टी स्टैंसेस जो उस टाइम स्कीम चल रहा था गरीबी हटाओ वगैरह, तो उसकी वजह से नहीं, बल्कि जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था उसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें गरीबी में कमी देखने के लिए मिला। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं तो ये क्या दिखाता है कि नेचर ऑफ ग्रोथ मैटर्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो हो गया था, कब, मिड 1960s ऑनवर्ड हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन जब एग्रीकल्चर जो है फास्टर ग्रो हुआ तो पॉवर्टी रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1950 से 1991 तक का हम टोटल जो है जो भी अब तक हमने पढ़ा, तो हम देखते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स क्यों था। ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, तो सबसे पहला हमने देखा कि जो लाइसेंस राज आया। ठीक है, तो लाइसेंस राज क्यों लाया गया था, इंटेंशन क्या था बिहाइंड लाइसेंसिंग, तो क्योंकि यहाँ पे प्लान किया गया था प्लान्ड इन्वेस्टमेंट पैटर्न को लाया गया था कि प्लानिंग के तहत यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और लाइसेंस इसलिए लाया गया था ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी मोनोपोली ना हो जाए और वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, रीजनल बैलेंस बना रहे इंडस्ट्री में और स्मॉल सेक्टर को भी जो है बचाया जा सके। ठीक है, और जो नए एंटरप्रेन्योर है इनको जो है क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ऑप्टिमम स्केल प्रमोट किया जा सके, टेक्नोलॉजी क्या हो, एडवांस हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सोचा गया, इंटेंशन तो अच्छा था, पर इसका आउटकम अच्छा नहीं हुआ। रियलिटी
जो है डिफरेंट था। ठीक है, लाइसेंस राज हमें फेलियर होता हुआ दिखा, जो इतने ज़्यादा लाइसेंस लगा दिए गए थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर की वजह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या था कि किसी को जो है लाइसेंस अपना करवाना होता था कि ठीक है हमें कोई कंपनी खोलना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे ये सारा जो रूल रेगुलेशन था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, रिजिड था और डिले था। ठीक है, तो डिसीजन और कैसे लिया जाता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, तो मेरिट बेस्ड पे नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। अब हम क्या देखते हैं, दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ, कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन होने की जब बजाय यहाँ कंसंट्रेशन ही हो गया। ठीक है, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउस थे उन्होंने ही मल्टीपल लाइसेंस को फाइल किया, तो क्या हुआ कि कंपटीशन एक तरीके से ब्लॉक ही हो गया। जो सोच था कि हाँ ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, वैसा ही हो गया। ठीक है, और फोर क्लोज कैपेसिटी विदाउट इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या देखने के लिए मिला कि कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कंपटीशन के वजह से, और जो इफ़िशिएंट प्लेयर्स थे उनको डिस्करेज किया गया। जो डिले हो रहा था, तो जो ऑनेस्ट या कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स थे तो उनके मन में भी जो है इश्यूज आने लगा कि इन सारी चीज़ों को करने में इतना टाइम लगता है, इतना प्रॉब्लम है, कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और जो मैन्युपुलेटर थे और इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर थे उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है हो गया। करप्शन और इवेजन बहुत ज़्यादा देखने मिला। ठीक है, इंसेंटिव ज़्यादातर उन्हीं को मिल गया, इंसेंटिव्स टू बाईपास और मैनिपुलेट रूल्स। कहने का क्या मतलब है कि जो तो रूल को मैनिपुलेट करके जैसे उन्होंने लाइसेंस ले लिया तो उनको जल्दी मिल गया। ठीक है, और जो या फिर जिनका पॉलिटिशियन के साथ जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, या पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और बिजनेस का नेक्सस हमें देखने के लिए एक तरीके से मिला कि फ़ायदा किनको मिल रहा है, जिनका जो है जान पहचान है या कुछ है, या पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है, ब्यूरोक्रेट और बिजनेस उन्हीं का जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमें देखने के लिए मिला। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड भी एक जो है इशू था कि सिस्टम स्ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इस वजह से तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ गया, तो इसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, क्योंकि इतना सारा अगर लाइसेंस होगा और सारे चीज़ों को एक से एक करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ओवरलोड देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ या सही से नहीं हुआ। ठीक है, ब्रॉडर इकोनॉमिक डैमेज हमें इस टाइम पे देखने के लिए मिला। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन होना था ये प्रॉपरली नहीं हो पाया, कंपटीशन यहाँ पे और ज़्यादा घट गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या देखने के लिए मिला, कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन इंडियाज शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड में जो है इंडिया का शेयर कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सारा इश्यूज था। तो बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो क्या हुआ, लाइसेंस राज का मतलब ये था कि ठीक है हम एक प्रॉपर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है पैटर्न लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही होगा ताकि मोनोपोली ना हो और वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो। ठीक है, तो लाइसेंस रहेगा तो किसी एक के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया, और जो जिनका जान पहचान था या जो था, तो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिजनेस नेक्सस, ये सब कुछ जो है और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब लॉज को मैनिपुलेट किया गया, और जो बड़े बिजनेसमैन थे या जिनके पास इन सारी चीज़ों को करने का क्षमता था, तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा जो है फ़ायदा हुआ। बेसिकली यही हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, MRTP एक्ट 1969 का ये लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसका क्या है फुल फॉर्म, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, तो इसको इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इनेक्ट किया गया था। क्यों, ताकि जो है जो मोनोपोली हो रहा है और ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई कंपनी है और उसी की मोनोपोली होती जा रही है तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, जो भी ऐसा कोई बिजनेस ग्रुप जिसका एसेट जो है कितना था, 20 करोड़ से ऊपर था, तो उसको मोनोपोली जो है कहा गया। ठीक है, और इनको जो है एक तरीके से एक्सपेंड होने से रोका गया। मतलब जो 20 करोड़ तक चला गया तो कहा गया कि ठीक है आपकी एक मोनोपोली है, और उनको फिर जो है रोका गया एक्सपेंड करने में। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रिपल्ड लार्ज प्राइवेट इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स। तो अब आप समझ सकते हैं ये तो है ही प्रॉब्लमेटिक कि अगर कोई जो है तरक्की कर रहा है या मोनोपोली है, या वो 20 करोड़ से ऊपर का एसेट अगर उसके पास है, तो उसको बेसिकली सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसको एक तरीके से रोका जा रहा है, तो इससे तो प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, तो इंडियन फर्म्स जो है हाईएस्ट जो है ऊंचाई तक नहीं जा पाए। ठीक है,
हंड्रेड्स ऑफ प्रपोजल जैसे टाटा ग्रुप का रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टंटेड देखने के लिए मिला। ठीक है, तो इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया एक तरीके से अपने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो कि हो सकता था, क्योंकि थॉट तो ये था कि ठीक है हम कुछ लोगों की मोनोपोली नहीं होने देंगे और सबको फ़ायदा होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर रिफॉर्म इसमें लाया गया 1980s में। ठीक है, राजीव गांधी रेज्ड MRTP लिमिट टू 100 करोड़। तो फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में हमें देखने के लिए मिला कि जो सिर्फ 20 करोड़ था, कि 20 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका एसेट का वैल्यूएशन है तो आप मोनोपोली आपका माना जाएगा और आपको आगे एक्सपेंड नहीं करना है, तो उसको रेज करके 100 करोड़ तक जो है कर दिया गया। और लेटर ऑन 1990 के बाद MRTP रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से हटा दिया गया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे थिंकिंग क्या था, मोटिवेशन क्या था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है। ठीक है, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है तो उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। इसीलिए कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया और डिसेंट्रलाइज्ड किया गया प्रोडक्शन को, कि छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होंगे हर जगह जो है क्या होगा कि प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, पॉलिसी का फीचर क्या था, तो डेफिनेशन जो है दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का 1955 में, और 1967 में जो है क्या किया गया, रिजर्वेशन ऑफ 47 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 47 प्रोडक्ट्स को जो है रिजर्व कर दिया गया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही होगा। ठीक है, तो कितना रखा गया था यहाँ पे, 47। ठीक है, और 1987 तक इस रिजर्वेशन को 800 आइटम तक कर दिया गया। पहले इनको कहा गया कि इन 47 जो है ये आपके लिए है, आप इनमें जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आया कि यहाँ जो लार्ज फर्म थे तो उनको जो है रोक दिया गया कि कुछ की इंडस्ट्रियल गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर सकते थे, लार्ज फर्म भी कर सकते थे, उनको रोक दिया गया, क्योंकि इनके ये रिजर्व कर दिया गया कुछ प्रोडक्ट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों, यहाँ पे भी थॉट ये था कि अगर कुछ चीज़ हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी ग्रो होगा जिनके पास कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्मॉल यूनिट्स था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं मिल पाया, टेक्नोलॉजी स्केल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं जो है मिल पाया, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो लार्ज फर्म था तो उनको जो है एक तरीके से क्या किया गया, रोका गया, तो कि आप जो है ये सारी चीज़ों को नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके वजह से स्मॉल यूनिट जो है इन सारी चीज़ों में, कैपिटल में, टेक्नोलॉजी में, स्केल में और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कमी रह गया। तो इसके वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुआ और इनएफिशिएंट प्रोडक्शन हुआ, और ये भी कम्पीट नहीं कर पाए ग्लोबली। ठीक है, अब देखते हैं कि पोस्ट 1991 के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो 1991 के बाद ये पता चला कि जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी थी, तो इससे हमें ये देखने के लिए मिला कि जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है इनएफिशिएंट रहा। ठीक है, और चीप फॉरेन गुड्स, जैसे 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो फॉरेन गुड्स था वो इंडिया के मार्केट में, मतलब हमारे मार्केट में एक तरीके से बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्री सफ़र किया, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत जो है डिकेड तक क्या रहा कि स्केल पे आगे बढ़ने पे रेस्ट्रिक्शन रहा, तो इस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिला। नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया गया था, तो इसका क्या मतलब है और इसमें क्या किया गया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था कि हैवी प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बहुत प्रोटेक्शन दिया गया, बहुत हाई टैरिफ लगाया गया, कस्टम ड्यूटी लगाया गया, कोटाज इसमें लगाया गया। फोकस था कि हमको क्या बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना है, हमें फॉरेन डिपेंडेंस जितना हो सके कम से कम करना है, और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, और पब्लिक सेक्टर पे का डोमिनेंस जो है ज़्यादा रहा। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी उस टाइम अपनाया गया। ठीक है, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके और हम फॉरेन चीज़ों पे कम से कम डिपेंड हो। इनिशियल गेन हमें क्या देखने के लिए मिला कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वाइड हुआ। ठीक है,
और जो फॉरेन डिपेंडेंस हम घटाना चाहते थे उसमें भी हम सक्सेसफुल रहे, ठीक है। और जो बेसिक इंडस्ट्री बनाना चाहते थे, कैपेबिलिटीज़ बनाना चाहते थे, उसमें भी हमें इनिशियली जो है कुछ फ़ायदा दिखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या दिखा ओवर टाइम की एक्सेसिव प्रोटेक्शन जो हमने कर दिया था, ठीक है, तो इसीलिए हमें इनइफिशियंसी और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस देखने के लिए मिला, कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिला, ठीक है, कॉम्प्लेसेंसी और लो प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिला, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है नहीं, ठीक है। और इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच, जिसके वजह से जो हमने क्या किया कि अपना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो हमने लगाया, तो इसके वजह से जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हो रहा था उससे हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए, ठीक है। और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ ने एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है किया, क्योंकि हमने ध्यान तो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर दिया, हमने कहा कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हम नहीं कर पाए ज़्यादा, तो इकोनॉमिक आउटकम क्या रहा कि ग्रोथ जो है कम ही रहा, ठीक है, लेस देन 4% जो है ग्रोथ रहा 1950 से 1990 में। और अगर अदर डेवलपिंग नेशन का अगर हम ग्रोथ देखें तो 5% से ज़्यादा अदर डेवलपिंग नेशन भी ग्रोथ कर रहे थे। हमारा पब्लिक डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीओपी क्राइसिस फिर से रीअकर कर गया, तो जो है फेलियर टू कैपिटलाइज ऑन ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन, और हम लोग ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा भी अच्छे से नहीं बन पाए, ना ही कैपिटलाइज कर पाए, हम फ़ायदा उस चीज़ से नहीं उठा पाए, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का अजम्पशन क्या था कि पब्लिक सेक्टर क्या करेंगे, तो अजम्पशन ये था कि पब्लिक सेक्टर जो है जनरेट करेंगे सेविंग्स को, ठीक है, और फिर इनको क्या करेंगे, फंड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में जाकर के फंड करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर बिकेम कंज्यूमर ऑफ कम्युनिटी सेविंग्स, तो जो भी सेविंग्स था उसका एक तरीके से पब्लिक सेक्टर कंज्यूमर ही बन गया, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी जो इंटरप्राइजेस थे ये इनएफिशिएंट थे और लॉस मेकिंग थे, तो इसलिए हमें सबसे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हुआ क्या, यहाँ सोच ये रखा गया कि पब्लिक सेक्टर आएगी ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, तो ये जो भी सेविंग आएगा इस सेविंग से क्या किया जाएगा, इस सेविंग से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन हुआ ये क्योंकि बहुत सारी एंटरप्राइज इनएफिशिएंट था, लॉस मेकिंग था, तो पब्लिक सेक्टर जो है खुद ही कंज्यूमर बन गया। इन सेविंग से इन्वेस्टमेंट होने की जगह इन सेविंग से ही वो लॉस मेकिंग और ये सारी चीज़ों को जो है भरा जाने लगा, ठीक है, जो लॉस हो रहा था या जो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।